अस्सलामुअलैकुम। नुमान खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अंडरवर्ल्ड माफिया क्या है, ये कैसे काम करता है? बरतानवी क्राइम रिपोर्टर मिशा गैलनी ने अपनी मशहूर किताब अंडरवर्ल्ड माफिया में तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के अंडरवर्ल्ड माफिया पे तहकीक करके ये किताब लिखी है, जिसमें पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड भी शामिल है। ये किताब, जिसका नाम अंडरवर्ल्ड माफिया है, ज़ेरे ज़मीन ऐसी हकीकतों से पर्दा उठाती है जिस तक आम इंसान की रसाई मुमकिन नहीं है। ये तमाम मालूमात आपको मुख्तलिफ हिस्सों में बयान की जाएगी और मेरे चैनल नुमान खोखर की प्ले लिस्ट में अंडरवर्ल्ड माफिया का फ़ोल्डर होगा, जिसमें इसके तमाम पार्ट्स मौजूद होंगे। इससे पहले यूट्यूब में अंडरवर्ल्ड माफिया के टॉपिक पे कोई और वीडियो उर्दू में मौजूद नहीं है। आज के इस पार्ट में मिशा गैलनी का तारुफ और इनकी डी कंपनी, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मंसूब है, के टॉप शार्प शूटर महमूद से मुलाकात बयान की जाएगी, जिसमें महमूद अपने बारे में बताएगा कि वो कैसे अंडरवर्ल्ड में शामिल हुआ और उसने कैसे ट्रेनिंग हासिल की और उसने कैसे लोगों को कत्ल किया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मिशा गैलनी लंदन में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और वहीं तालीम हासिल की। फिर सहाफ़त में ग्रेजुएशन करने के बाद उसने अपना सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ लंदन में BBC के रिपोर्टर के तौर पर किया। बाद अज़ां इसे इसकी नुमायाँ और मुनफरिद काबिलियत व सलाहियत की बिना पर बल्कानी रियासतों की खाना जंगियों की कवरेज के लिए बल्कान भेज दिया गया, जहां वो तवील अरसे तक रहकर बल्गारिया, मकदोनिया, अल्बानिया, रोमानिया, बोस्निया, यूगोस्लाविया समेत दीगर तमाम बल्कानी रियासतों की खाना जंगियों की रिपोर्टिंग करता रहा। वाज़ेह रहे कि इन दिनों बल्कान का पूरा खित्ता ही खाना जंगियों की लपेट में आ चुका था। इन खाना जंगियों के नतीजे में ही ऊपर बयान किए गए तमाम ममालिक में मुनज़्ज़म हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि यहाँ मुनज़्ज़म जराइम का राज था। दर हकीकत मिशा गैलनी इन्हीं मुनज़्ज़म जराइम और क्राइम की रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ आया था। एक दहाई तक इस खित्ते में रिपोर्टिंग करने के नतीजे में मुनज़्ज़म क्राइम के हवाले से एक तरफ इसके तजर्बात व मुशाहिदात में इजाफ़ा हुआ, तो दूसरी तरफ मज़ीद जराइम का खोज लगाने के लिए इसके दिल में एक लाशऊरी तजस्सुस करवटें लेने लगा। यही वो तजस्सुस था जिसके नतीजे में ही मिशा गैलनी ने बाद अज़ां दुनिया भर के तमाम मुल्कों, शहरों, कस्बों और इलाकों का तफसीली मुतालाती दौरा किया था, जहाँ जहाँ इनके मुनज़्ज़म जराइम क्राइम के खुफिया और ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क्स काम कर रहे थे। मसलन चीन, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, रूस, इसराइल, दुबई, मिस्र, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, जापान, मशरिक़ वुस्ता और यूरोपियन यूनियन के मुत्तहिद ममालिक का विज़िट मिशा गैलनी ने महज इस इरादे से किया था कि वो बज़ाते खुद इन मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क्स के क्रिमिनल तौर तरीक़ों से ना सिर्फ वाकफियत हासिल करना चाहता था, बल्कि वो इन नेटवर्क्स को चलाने वाले ख़तरनाक डॉन्स या इन नेटवर्क्स में ज़ेरे ज़मीन काम करने वाले तमाम नुमाया किरदारों को भी अपनी आँखों से देखने और इनसे इंटरव्यू करना चाहता था, और इस मकसद में वो बहुत हद तक कामयाब भी रहा। इसका फ़ैसला खुद कायरीन इस किताब को सुनकर ही कर सकते हैं। इस किताब की दिलचस्पी और अहमियत के पेश नज़र दर्ज झैल सतूर में खुद मुसन्निफ़ के अपने कलमबंद किए हुए चंद इक़्तिसाबात पेश किए जा रहे हैं, जिनके मुताले से आपको बखूबी इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इस किताब की तख्लीक के बारे में मिशा गैलनी क्या कहते हैं। चूँकि मैं BBC वर्ल्ड सर्विस की जानिब से बल्कान की रियासतों में होने वाली तमाम खाना जंगियों की कवरेज करता रहा था, इसलिए मुझे इस खित्ते की इन तबाहकुन जंगों के मुतल्लिक सियासी इशूज़ पर गुफ्तगू करने के लिए अक्सर कॉन्फ्रेंसों में मदऊ किया जाता था। मेरी गुफ्तगू के दौरान शुरका मजलिस अक्सर सियासतदान, पुलिसमैन और गैर सरकारी तंजीमों के सरबराहान इस बात की खोज लगाने में रहते थे कि बल्कान में होने वाले इन मुनज़्ज़म जराइम की हामिल ज़बरदस्त क़ुव्वतों के पसे पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा थे, क्योंकि इससे पहले इन जराइम के बारे में लोगों को जो कुछ भी मालूम था
वो सब का सब अफसानवी था। दरअसल कोई भी शख्स इसके असल हक़ाइक़ से सही मानों में वाकिफ़ ही नहीं था। यही वजह थी कि वो मेरी गुफ्तगू में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेने की कोशिश करते थे, और उन्हें शायद दिलचस्पी लेनी भी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास ऐसी मालूमात थीं जो शायद उनके वहमो गुमान में भी ना होंगी। इसके अलावा मैं जब बल्कान में जराइम पेशा गिरोहों के नेटवर्क्स और इनके अगराज़ो मकासद की तहकीक कर रहा था, तो मैंने महसूस किया कि इन जराइम की नौयत को समझने के लिए मुझे अपनी तहकीक के दायरे को दुनिया के दीगर खित्तों तक वसी करना पड़ेगा। यानी इन खित्तों को भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा जिनमें गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग के लिए सामान तैयार किया जाता था। इन ममालिक में रूस, इंडिया, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका और चीन जैसे ममालिक शामिल थे। इसी तरह इन ममालिक को भी शामिल तफ्तीश करना था जहां इस गैर कानूनी सामान को सर्फ किया जाता था, यानी यूरोपियन यूनियन, शुमाली अमेरिका, जापान और मशरिक़ वस्ता वगैरह। लिहाजा यही सोचकर मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। मिशा गैलनी जब इस सिलसिले में इंडिया पहुंचते हैं तो वो दाऊद इब्राहिम गैंग के एक पुरसरार कातिल की असल कहानी दरियाफ्त करते हैं, जो तमाम इंडियन पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए छलावा बन चुका था और आज तक पकड़ा नहीं गया था। मगर मिशा गैलनी ने इसे भी ढूंढ निकाला और इस पुरसरार कातिल की पुरसरार दास्तान खुद मुसन्नफ़ की ज़बानी सुनिए। इंस्पेक्टर दीप शर्मा जैसा किंग ऑफ एन इनकाउंटर भी महमूद नामी गैंगस्टर को मारने या पकड़ने में बुरी तरह नाकाम हो चुका था। वाज़ेह रहे कि महमूद मुंबई का इंतहाई नामी ग्रामी किराए का कातिल था, जो आज तक पुलिस के हाथों कभी नहीं पकड़ा गया था। जब मैंने महमूद से मिलने का प्रोग्राम बनाया तो इसने मुझे चकरा कर रख दिया। मैं जब भी किसी तयशुदा चाय के होटल पर पहुंचता तो मुझे पैगाम मौसूल होता कि अपनी चाय ख़त्म करके फ़लाँ दूसरे होटल पर पहुंच जाओ। दूसरे होटल पर पहुंचा तो कहा तीसरे होटल पर पहुंच जाऊं। इस तरह जब मैं तीसरे होटल पर पहुंचा तो एक तेज़ तरार और ख़ूबसूरत नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, जो मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। यही वो महमूद था जो इंडियन पुलिस के लिए एक छलावा बन चुका था। मुझसे मिलते ही इसने कहा कि जब भी मैं मुंबई आता हूं तो मुझे बहुत से सिक्योरिटी इक़दामात करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खुद किसी पुलिस मुकाबले में मारा जाऊं या कोई मेरा दोस्त किसी पुलिस मुकाबले की नज़र हो जाए। इसके अलावा मैं ये भी देखकर हैरान रह गया कि आम गैंगस्टर्स के बरक्स महमूद इंतहाई शाइस्ता और नपी तुली अंग्रेज़ी में मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा था। फिर मेरे पूछने पे इसने बड़े फ़ख्र से मुझे बताया कि इसने एक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया है। 1989 में वो अपनी डिग्री लेकर 75 मील के फासले पर मुंबई शहर में मुलाजमत के सिलसिले में आया था। यहाँ आकर इसने फ़ोटोकॉपी करने वाली मशीनों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया, जिसके अवज़ इसे माहाना $50 मिलते थे, जो कि महज गुजारा लायक थे। मैं एक ऐसे कमरे में रहाइश पजीर था जहाँ तकरीबन 10 लोग और भी रह रहे थे। मेरे मुआशी हालात इंतहाई कठिन थे और मैं एक मजबूर और बेबस आदमी की सी ज़िंदगी गुजार रहा था। महमूद ने अपनी बात जारी रखते हुए मज़ीद बताया कि फिर एक दिन ऐसा हुआ कि लड़कों का एक गैंग गली में किसी बच्चे को डरा धमका रहा था, लेकिन मैंने मुदाखलत करके इन लड़कों को वहाँ से भगा दिया। इसी दौरान एक आदमी मेरे पास आया और मेरे इस बहादुराना कारनामे पर मेरी तारीफ़ करते हुए इसने मुझे अपने साथ चाय पीने की दावत दी, जो कि मैंने फ़ौरन कबूल कर ली। इसके बाद अगले 18 माह तक मैं अपने इस अजनबी दोस्त के साथ घूमता रहा और इसी दौरान हमने बड़ा ही अच्छा वक्त गुजारा। हम अक्सर बार्स में जाते, शराब पीते और औरतों से मिलते वगैरह वगैरह। मेरा दोस्त मुझे इतनी रकम दे देता था कि मुझे कोई और काम करना ही नहीं पड़ता था। यही कुछ तो मैं चाहता था और इसीलिए मैं मुंबई आया था। महमूद का ये अचानक बन जाने वाला दोस्त दर हकीकत छोटा शकील का दस्ते राज था, जो इन दिनों बामे अरूज पर जा रहा था और आने वाले दिनों में दाऊद की डी कंपनी की आला काबीना में शामिल होने वाला था। जब महमूद की दोस्ती इस शख्स के साथ पक्की हो गई तो इसने महमूद को साफ साफ बता दिया और इसे भी फुल टाइम यही कातलाना पेशा इख्तियार करने की दावत दी।
महमूद ने जब अपनी साबका $50 वाली घटिया और थका देने वाली मुलाजमत और 10 आदमियों पर मुश्तमिल एक छोटी सी कोठरी में गुजरने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचा तो इसे ये अपनी साबका ज़िंदगी इंतहाई बेमानी और बेमकसद नज़र आने लगी। लिहाजा इसने मुस्तकिल तौर पर अपने दोस्त का पेशा अपनाने का इरादा कर लिया। महमूद को सबसे पहले पिस्तौल चलाना सिखाया गया और इसे ख़ास तौर पर इस बात की तरबियत दी गई कि इसे अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए सिर्फ एक ही फायर की ज़रूरत पेश आनी चाहिए, क्योंकि किल्लत वक्त की बिना पर बाज़ औक़ात दूसरे फायर का मौका ही नहीं मिलता और टारगेट बच निकलने में कामयाब हो जाता है। इसलिए महमूद को ख़ास तौर पर यह ट्रेनिंग दी गई थी कि वो इसे अपने टारगेट को पहले ही फायर में निशाना बनाना होगा, बसूरत दीगर वो नाकाम हो सकता है। बरकैफ महमूद ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया और फिर पूरी एक दहाई तक पीछे मुड़कर भी ना देखा। इस सिलसिले में महमूद ने मज़ीद वजाहत करते हुए मुझे बताया कि मेरे साथ के अक्सर टारगेट किलर या तो पकड़े गए या फिर पुलिस मुकाबलों की नज़र हो गए, लेकिन सिर्फ मैं अभी तक महफूज हूँ। इसकी सिर्फ 2 वजूहात थीं। पहली वजह खूब गौर खोज के बाद की जाने वाली मंसूबाबंदी है। जब हम किसी टारगेट को हिट करते हैं तो इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, आमदोरफ्त के रूट की 2 से 3 माह तक मॉनिटरिंग करते हैं, इसके तमाम मामूलात के बारे में मुकम्मल मालूमात लेते हैं। इसकी दूसरी वजह है राजदारी, क्योंकि इस पेशे में अगर आप शेखी बखेरते हुए अपने दोस्तों को अपने तमाम कारनामों के बारे में बताते रहते हैं तो इसका मतलब है आपकी मौत। मेरे आज तक पुलिस के हाथों बचे रहने की यही 2 वजूहात हैं। महमूद ने अपनी पहली कातलाना कार्रवाई के बारे में बड़ी तफसील से मुझे बताया कि मैंने अपनी सबसे पहली कार्रवाई सन 1991 के अवाइल में अंधेरी के इलाके में की थी। इसकी मंसूबाबंदी भी हमने मामूल के मुताबिक इस तरह की थी कि अपने टारगेट को किसी मसरूफ़ तरीन चौराहे पर फंसा कर मारा जाए। लिहाजा इसके लिए हमने दोपहर के वक्त का इंतखाब किया, जो कि इंतहाई रश आर होता है। हमने एक कार ट्रैफिक लाइट्स के पास लाकर खड़ी कर दी ताकि रोड को ब्लॉक किया जा सके। हमारा टारगेट गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो इस वक्त की सबसे महंगी कार हुआ करती थी। ट्रैफिक लाइट्स ब्लॉक होने की वजह से टारगेट आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता था और ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो पीछे की तरफ भी नहीं जा सकता था। हमारी 2 टीमें थीं। पहली टीम ने इस कार के पास पहुंचकर इसके विंडो शीशे तोड़ डाले। इसके फ़ौरन बाद मैं वहां पहुंचा और टारगेट के सर पर फायर किया। हम हमेशा टारगेट के सर पर ही फायर करते हैं, क्योंकि सर पर सिर्फ एक ही फायर की ज़रूरत होती है। मैंने हमेशा दुरुस्त हदफ पर निशाना लगाया है। इसके अलावा मैं जब भी अपना काम मुकम्मल कर लेता हूँ तो फौरी तौर पर मंजर से गायब हो जाता हूँ और कभी भी सीधा अपने घर नहीं जाता, और ना ही मेरे किसी दोस्त या साथी को मेरे बारे में कोई इल्म होता है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मेरे सामने कैफेटेरिया में बैठा हुआ ये शाइस्ता मजाज नौजवान बड़े पुरजोश अंदाज में हंस हंस कर बातें कर रहा था। इसने इंडिया को दरपेश मुआशी और समाजी मसाइल पर भी गुफ्तगू की। इसके बाद मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से लेकर मुंबई की रंगीन ज़िंदगी और इसकी रवायात पर भी गुफ्तगू होती रही। इसकी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स इतना चालाक और इंतहाई बेरहम कातिल भी हो सकता है। सच मानिए तो इसके रवैये और गुफ्तगू ने मुझे चकरा कर रख दिया था। इससे अगले पार्ट में मज़ीद मालूमात मुहैया की जाएंगी। जुर्म की दुनिया एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी ख़राब करता है। जुर्म की दुनिया में आकर ना सिर्फ वो खुद जलीलो ख्वार होता है बल्कि अपने घर वालों को भी मुश्किलात में डाल देता है। जुर्म की दुनिया दूर से ही अच्छी लगती है, जब इंसान इसमें दाखिल होता है तो फिर उसे पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है ताकि वो इससे सबक सीखें और अपने कैरियर पर तवज्जो दें, अच्छा पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम अच्छे कामों में रोशन करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें
और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।